जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 17 अगस्त CHSL एग्जाम का प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल प्रश्नों को देख लेते हैं। आपसे आग्रह है कि आप सभी प्रश्नों को देखें, क्योंकि आगे जिनका शिफ्टों में एग्जाम है यहाँ से प्रश्न जरूर रिपीट होंगे। पहला प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी मैदान में उपस्थित होते हैं और एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन मैदान में 9 प्लेयर हो जाएंगे। अगला फैक्ट याद रखिएगा, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, वहीं वॉलीबॉल और आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं और रग्बी में सर्वाधिक 15 प्लेयर होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्लेयर किस में होते हैं? तो रग्बी में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है और सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव के द्वारा किया गया। 2000 ईस्वी में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ऐसे 2 संस्था हैं जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देते हैं, वे संगीत नाटक अकेडमी है और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय है। यह 2 संस्था शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने वाले हैं। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नवीनतम पूछा जाएगा तो ओडिसी नृत्य सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया साइंस से, 1 एम्पियर में कितना करंट होता है? तो 6.25 गुने 25 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रगुप्तार दैनिक समाचार पत्रिका किस धर्म से संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से राष्ट्रगुप्तार दैनिक समाचार पत्रिका संबंधित है, जिसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। 1951 में इसका संपादन किया गया था और यह एंग्लो गुजराती भाषा में निकाला गया समाचार पत्रिका था। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध महापुरुष के नाम से जाना जाता था। 5वां प्रश्न यह पूछा गया, असम में प्रचुर मात्रा में किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल, दाल, सब्जी एवं चाय की खेती प्रचुर मात्रा में असम में की जाती है। ऑप्शन में चाय था तो चाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछ दिया जाता है तो असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जगजीत सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह संगीत क्षेत्र से संबंधित है। वह एक गज़ल गायक थे, उन्होंने कई भाषाओं में गज़ल गीत गाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इलियाना सीतारिष्टी ओडिसी नृत्यांगना को 2006 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यह एक प्रश्न पूछा गया, तो पद्मश्री से नवाजा गया है इलियाना सीतारिष्टी को। माधवी मुदगुल का संबंध भी ओडिसी से है और पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, कल्याणी अम्मा, यह सभी ओडिसी के नृत्यांगना हैं। इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न, राजस्व घाटा गणना करने की सूत्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था से एक प्रश्न पूछा गया, राजस्व घाटा की सूत्र पूछा गया। तो राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। यह हमारा राइट आंसर हो जाता। भारत के साथ चीन एक ऐसा देश है जिससे भारत को राजस्व घाटा सर्वाधिक होती है। और भारत को राजस्व लाभ किसके साथ सर्वाधिक होता है? तो अमेरिका हमारा सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यह पूछा गया दोस्तों, कौन सा अमीनो अम्ल मस्तिष्क में विद्यमान होता है? जिन भी दोस्तों को इसका राइट आंसर पता हो प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डीपीएसपी में किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है प्रश्न में पूछा गया। तो ऑप्शन में ए में था गांधीवादी, बी में था उदारवादी, सी में था नेहरूवादी, डी में था समाजवादी। तो डीपीएसपी का वर्णन नहीं किया गया है नेहरूवादी में। तो डीपीएसपी का वर्णन गांधीवादी में किया गया है, उदारवादी भी किया गया है और समाजवादी भी। तो अगला देखते हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। यह भाग नंबर 4 में है। डीपीएसपी का संविधान आयरलैंड के संविधान से भारत में निहित किया गया। इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न 11, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2022 किन्हें चुना गया? तो मीराबाई चानू को बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन 2022 चुना गया। हमारा राइट आंसर मीराबाई चानू हो जाता। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में हुआ है 2022 में, उसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीते हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, उसमें सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है, इसे भी ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न, पाल वंश किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल वंश। पाल वंश का विस्तार बिहार में था और इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक का नाम पूछ दिया जाता है तो गोपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में खोला गया था, जिसके संस्थापक थे धर्मपाल। राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, जिंद अवेस्ता पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? तो जिंद अवेस्ता पुस्तक पारसी धर्म से संबंधित है। दादा भाई नौरोजी पारसी एक समुदाय के व्यक्ति थे। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और वयोवृद्ध महापुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, सोनपुर का हरिहर मेला किस राज्य में लगता है? यह एक प्रश्न पूछा गया। तो बिहार राज्य में सोनपुर का हरिहर मेला लगता है। इसमें भगवान हरिहर नाथ की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां, भारत में अधिकांश हिस्सों पर किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे प्रश्न देखते हैं 16वां, भारत का पहला हॉकी विश्व कप कब जीता था? तो भारत ने पहला हॉकी विश्व कप 1975 ईस्वी में जीता था। और ओलंपिक की बात किया जाए तो पहला बार ओलंपिक 1928 में मेजर ध्यानचंद के कैप्टनशिप में जीता था। और सर्वाधिक बार विजेता कौन है? तो सर्वाधिक बार विजेता है विश्व कप हॉकी का तो पाकिस्तान है, 4 बार जीत चुका है। और इस बार जो हुआ है, जो कि भारत में ही हुआ था विश्व कप, इसके विजेता टीम था जर्मनी और उप विजेता टीम था बेल्जियम। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, कृषि में संलग्न किस प्रकार की बेरोजगारी उपस्थित होती है? यह एक प्रश्न पूछा गया। तो कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछ लिया गया, साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त हुई थी। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और वहीं पूछ लिया जाएगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसे हम सफ़ेद कमीशन के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि सातों के सातों सदस्य थे जो कि अंग्रेज अधिकारी थे। तो यह पूछा जाता है कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? तो 7 सदस्य थे और जो कि सभी अंग्रेज थे। और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। एक फैक्ट याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चेरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न पूछ लिया गया। तो चेरी लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाता। यही चेरी लोक नृत्य का प्रमुख नृत्यांगना की बात किया जाए तो फल्गुबाई उनके प्रमुख नृत्यांगना है। और घूमर लोक नृत्य भी राजस्थान में ही मनाया जाता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि साइबेरियन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, यह राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रबी की फसल कब तक बोई जाती है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह के बीच रबी की फसल बोई जाती है, जो कि शीत ऋतु में यह फसलें बोई जाती हैं। कटाई की बात किया जाए तो रबी फसल की कटाई अप्रैल से जून माह के बीच इसकी कटाई कर ली जाती है। रबी फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों ये सभी फसल आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो गदाम पद्मा रेड्डी जी को 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना है उनको पद्म श्री अवार्ड से नवाजित किया गया था। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, इसे ध्यान रखिएगा। और शास्त्रीय नृत्य का टैग कौन देता है? तो भारतीय नाटक एकेडमी और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत के द्वारा, यह 2 संस्था शास्त्रीय नृत्य का टैग देते हैं। आगे देख लेते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न 5वां पूछा गया था, द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त किया गया था? तो 1772 में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी गई थी। कब? तो 1772 हमारा राइट आंसर हो जाता। वारन हेस्टिंग्स के द्वारा यह समाप्ति की गई थी। और शुरुआत की बात किया जाए तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरुआत की गई थी द्वैत शासन प्रणाली की। और वारन हेस्टिंग्स ऐसे थे जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे
अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और पूछ लिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एशियाई खेल का पहला संस्करण कहाँ खेला गया था, तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में एशियाई खेल का पहला संस्करण 1951 में खेला गया था। याद रखेगा 1951 में। और यहीं हाल ही में 2023 में इसका आयोजन हांगझू में चीन में किया जाएगा। 2023 में कहाँ किया जाएगा, तो चीन में। तो 2026 की बात किया जाए, उसके बाद अगला संस्करण 26 में होगा, तो वह जापान के नगोया में संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2026 में नगोया जापान में आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, फुटबॉल खेल में विश्व में सुनील छेत्री का स्थान कितना है, तो सुनील छेत्री एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय हैं और वाइचिंग भूटिया का भी संबंध फुटबॉल खेल से है। तो अगर पूछा गया होगा प्रश्न, ऑल टाइम गोल स्कोरर में चौथे स्थान सुनील छेत्री लाए थे और सक्रिय स्कोरर की सूची में तीसरे स्थान लाए थे। जैसा प्रश्न पूछा गया था वैसा राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के तरफ अंदर में होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और बाहर की बात किया जाए तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के तरफ बाहर की ओर इसकी दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पता किसने लगाया था, तो माइकल फैराडे के द्वारा यह पता लगाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निद्रा रोग जिसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं साथियों, निद्रा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमिसियासिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता। संक्रमण किसके कारण फैलता है, तो सीसी नामक मक्खी के काटने से यह फैलता है रोग। और वहीं अब मलेरिया की बात किया जाए, यह भी एक प्रोटोजोआ नामक बीमारी है, यह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, भारत में 2023 में किस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है, तो 2023 में सिकल सेल एनीमिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य लिया गया है। और इसका टारगेट कब तक है कि हासिल कर लेना है, तो 2047 तक। यह भारतीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह घोषणा किया गया। और टीबी की बात किया जाए तो भारत में 2025 तक टीबी को समाप्त किया जाना है, यह टारगेट 25 तक रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनडीपी किसके बराबर होता है, तो एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वहीं डिप्रिसिएशंस का मतलब होता है मूल्य ह्रास। तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यौहार एवं राज्य से मिलान करने वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें दिया गया था बिहार के साथ छठ पूजा हो जाता और असम के साथ बिहू, और एक राज्य के साथ सही था और एक ऐसा राज्य था जिसके साथ गलत मिलान किया गया था। तो गलत मिलान वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, रामानंद वी राघवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो मृदंगम वादक थे रामानंद वी राघवन और यह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक थे। यह आगे शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि रामानंद वी राघवन कहाँ के गायक थे, तो कर्नाटक के गायक थे। और हरिप्रसाद चौरसिया, यह कल पूछा गया था प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है। और साथ ही साथ याद रखिएगा पन्नालाल घोष भी बांसुरी बजाते हैं। अगला प्रश्न पूछ दिया गया था, अनुच्छेद 21 से एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगा देते। जीवन जीने का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। और साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है। और 21A में शिक्षा का अधिकार जो कि 2002 में शामिल किया गया, तो शिक्षा का अधिकार 21A में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, तो ऐसा एक प्रश्न पूछ लिया गया था। तो तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो बैंकिंग, यातायात, विद्यालय, डाकघर, चिकित्सालय, यह सभी क्षेत्र जो हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सेवा क्षेत्र हम तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और 2024 की बात किया जाए तो फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2020 में इसका आयोजन टोक्यो में किया गया, जो कि भारत ने 7 पदक जीते और
एक स्वर्ण पदक जो कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक के द्वारा जीता गया था। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज 22 अगस्त EPFO SSA के प्रथम पाली का पेपर समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पढ़ेंगे। साथियों, आप हमारे इस वीडियो को पूरी देखें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। प्रश्न यह पूछा गया, राजतरंगिणी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। यह राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक में ही कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि कौन सा ऐसा पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, तो उसका राइट आंसर राजतरंगिणी हो जाता है। यह सभी को पता नहीं है कि कौन सा भाषा में राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है। कुछ अन्य पुस्तक है जो एग्जाम में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, उसे भी ध्यान देंगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा, मृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा, कामसूत्र पुस्तक वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो पिलानी के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है। 10 कुमार चरित्रम यह दंडी के द्वारा लिखा गया है। अवंती सुंदरी यह भी दंडी के द्वारा। आगे देखते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अर्थशास्त्र यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अष्टाध्यायी यह व्याकरण का एक किताब है जिसके लेखक है पाणिनि। इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। ट्रेन टू पाकिस्तान यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है खुशवंत सिंह का। यह एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। कुमार संभवम पुस्तक के लेखक हैं कालिदास। आगे देखते हैं, मेघदूत पुस्तक के कालिदास। मालती माधव के भी पूछा जाता है, भवभूति उनके लेखक हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो यह स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछा गया। तो विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष के विजेता हैं कार्लोज अल्कराज। कार्लोज अल्कराज का संबंध है स्पेन देश से। याद रखेगा, विंबलडन ओपन 2023 पुरुष कौन जीते हैं? तो कार्लोज अल्कराज। उप विजेता कौन रहे इसमें? तो उप विजेता पुरुष में रहे थे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध है सर्बिया देश से। और वहीं महिला विंबलडन ओपन 2023 की बात करें तो मार्केटा बोड्रोसोवा इसके विजेता रहे हैं, जिनका संबंध है चेक गणराज्य देश से। आगे कुछ देखते हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2023 में, उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ है, उसे भी पढ़ते हैं। तो नोवाक जोकोविच पुरुष के विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के महिला विजेता कौन रही हैं? तो एरिना सेवालेंका। इनका संबंध बेलारूस देश से है। आगे देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष टीम के विजेता कौन हैं? तो नोवाक जोकोविच हैं। और महिला की बात करें तो इगा स्विएटेक पोलैंड की निवासी हैं। इन्होंने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीत लिया है। आगे क्रम से याद रखिएगा, वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में US ओपन होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट वाला US ओपन दोनों रेड कोर्ट पे खेला जाता है। रेड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन और US ओपन। उसके बाद फ्रेंच ओपन दूसरा है जो कि फ्रांस देश में आयोजित किया जाता है। यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है साथियों। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से हम राफेल नडाल जी को जानते हैं। याद रखिएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट राफेल नडाल को कहते हैं। विंबलडन ओपन जो कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यह इंग्लैंड देश में आयोजित किया जाता है। और विंबलडन ओपन ही एक ऐसा ओपन टेनिस टूर्नामेंट है जो सबसे पुराना है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट पूछा जाएगा तो उसका राइट आंसर विंबलडन ओपन होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न एक पूछा गया, 6 मन अथा गुंथा यह किस भाषा का फिल्म है? तो यह ओडिया भाषा का फिल्म है। हमारा राइट आंसर ओडिया हो जाता। 6 मन अथा गुंता ओडिया भाषा का एक फिल्म है जिसके निर्देशक हैं पार्वती घोष। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। कौन सा फिल्म? तो द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीत लिया है। ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है? तो RRR मूवी के नाटू नाटू गाने ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड। इसे ध्यान रखें, एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केमिस्ट्री क्षेत्र में 2022 में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। यहाँ देख लेते हैं 3 लोग वे कौन कौन थे। तो कैरोलिना R बर्टोजी, के बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डल,
यह तीनों को 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह शुरुआत हुई थी स्वीडन से और यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। कुछ भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसे देख लेते हैं साथियों। 1913 में सबसे पहला बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था भारत में। उसके बाद 1930 में सी वेंकट रमन जी को दिया गया, वो भौतिकी के क्षेत्र, फिजिक्स के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना जी को मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया। फिर 1979 में मदर टेरेसा को पहला बार भारत में शांति पुरस्कार नोबेल का मिला था 1979 में, और 1980 में भारत रत्न प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को, याद रखिएगा। 1983 में एस चंद्रशेखर जी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद 1998 में पहला बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज़ मिला था। 2001 में वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में, फिर 2009 में वी. रामकृष्णन जी को रसायन के क्षेत्र में, 2014 में फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में दिया गया। 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं, सिल्वर रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? रजत क्रांति का संबंध पूछा गया। तो अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन। या हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन। कुछ और रेवोल्यूशन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे एकदम रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। हरित क्रांति का संबंध है, यह कृषि से क्षेत्र है, खाद्यान्न उत्पादन। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। और विश्व के क्षेत्र में बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वर्गीज कुरियन जी को। आगे देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत अभी हमने पढ़ा अंडा क्रांति से। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध है बायोडीजल यानी पेट्रोलियम उत्पादन से। लाल क्रांति रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मांस उत्पादन, यह दोनों हो जाएगा। टमाटर और मांस उत्पादन का संबंध है लाल क्रांति से। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन झींगा मछली का उत्पादन से। झींगा मछली का कलर भी होता है गुलाबी, इसलिए याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से हो जाएगा साथियों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना। भारत में जितने भी नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है वह अमृत क्रांति के तहत ही चल रहा है। आगे देखते हैं, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन था? यह एक प्रश्न पूछ दिया गया। तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। यह 1953 में गठन किया गया था इसका। भाषा के पुनर्गठन राज्यों का पुनर्गठन देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में लागू हो गया था, जिसके अनुसार भारत में 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं, नए राज्यों का गठन। सबसे पहला राज्य 1953 में भाषा के आधार पर गठन किया गया था आंध्र प्रदेश को। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में गठित किया गया। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में किया गया। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश पूछ लिया जाएगा तो 1971 हमारा राइट आंसर होगा। और मेघालय मणिपुर त्रिपुरा यह तीनों का गठन 1972 में किया गया था। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा यह तीनों को 1987 में राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड को 2000 ईस्वी में राज्य बनाया गया था। तेलंगाना को 2014 में राज्य बनाया गया था। यह सभी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बेनिन किस महाद्वीप का एक देश है? तो बेनिन एक देश है, वह किस महाद्वीप में है? यह पूछा गया प्रश्न। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेनिन देश स्थित है। हमारा राइट आंसर अफ्रीका हो जाता। यह एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है बेनिन। कुछ फैक्ट याद रखते हैं अफ्रीका से जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ दिया जाएगा तो अफ्रीका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाएगा तो एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। डेंकेन्सबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो जोहान्सबर्ग
दक्षिण अफ्रीका को हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। अंध महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं और वनों का देश कांगो देश को कहते हैं। कांगो देश एक अफ्रीका का देश है। जनजातियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका में कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हम अफ्रीका को जनजातियों का महाद्वीप कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के कुछ फैक्ट याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नई दुनिया किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। रेड इंडियन जनजाति है। रेड इंडियन किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के निवासियों को, मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। चीनी का कटोरा बाउल ऑफ शुगर क्यूबा देश को कहते हैं। क्यूबा अमेरिका के नीचे स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो अमेरिका में है। सबसे बड़ा बंदरगाह यानी कि पोर्ट कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान कौन सा है? तो ओंटेरियो कनाडा में स्थित है। वह विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। आगे यहाँ प्रश्न देखते हैं। पूछा गया निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। उसमें से 3 दिए हुए थे सही और एक गलत आंसर था, वही हमारा राइट आंसर हो जाता। तो याद रखिएगा 10 मूल संविधान में थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह रूस के संविधान से भारत में जोड़ा गया था। अब 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या वर्णन किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है। यह 21A अनुच्छेद में वर्णित है। हम देख लेते हैं 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है संविधान का सम्मान, दूसरा है महिलाओं का सम्मान, तीसरा है वैज्ञानिक विचारधारा, चौथा है मानवीय गतिविधियों में उत्कृष्टता, पांचवा है आपसी भाईचारा, छठा है सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, सातवां है शिक्षा का अवसर, आठवां है देश की सुरक्षा और 9वां है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, 10वां है पर्यावरण का बचाव और 11वां है स्वतंत्रता के आदर्शों का संजोना। यह सभी मूल कर्तव्य 11 हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। यह पूछा गया फॉकलैंड युद्ध से एक प्रश्न पूछ लिया गया। तो फॉकलैंड युद्ध से रिलेटेड एक प्रश्न था। तो देखते हैं फॉकलैंड युद्ध क्या था। तो 1982 में यह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच 10 सप्ताह तक चलने वाला एक युद्ध था, जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में फॉकलैंड द्वीप समूह तथा जॉर्जिया एवं दक्षिण सैंडविच द्वीप के समूह के 2 ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। तो फॉकलैंड युद्ध 1982 में हुआ था। यह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न यह पूछ दिया गया भांड पाथेर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भांड पाथेर लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। यह नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कथकली यह केरल का है शास्त्रीय नृत्य। भांगड़ा है यह लोक नृत्य है पंजाब का। घूमर राजस्थान का। बिहू असम में मनाया जाता है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का। छऊ झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यह तीनों में मनाया जाता है। गढ़वाली उत्तराखंड में है, गढ़वाल वहाँ का जिला है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। गाड़ी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। धमाल लोक नृत्य है, यह हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मंडी गोवा में मनाया जाता है। काठी लोक नृत्य है, यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है। लावनी हो जाएगा महाराष्ट्र, मेघालय गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र सही होगा। चोंग नृत्य हो जाएगा नागालैंड में। ओडिसी यह शास्त्रीय नृत्य है जो कि उड़ीसा में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। रऊफ जम्मू कश्मीर। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है साथियों। आगे यहाँ देखते हैं मध्यकालीन भारत के युद्ध से एक प्रश्न पूछा गया। तो विभिन्न मध्यकालीन भारत के युद्ध हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रथम तराइन का युद्ध जीत गया था। फिर दूसरी बार गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और गौरी उस समय जीत गया था। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि पूछा जाएगा तो चंदवरदाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था साथियों। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच हुआ था। जयचंद इस तराइन के दोनों युद्धों में गौरी का साथ दिया था, लेकिन तदुपरांत गौरी ने जयचंद पर ही अटैक कर दिया। यह कन्नौज का राजा था जयचंद, उसमें गौरी जीत गया और जयचंद हार गया था चंदावर का युद्ध में।
आगे देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के युद्ध के उपरांत ही मुगल का शासन भारत में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल पे हत्या कर दिया गया था, वह एकमात्र राजा था इब्राहिम लोदी। यह प्रश्न पूछा जाता है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था मेवाड़ के राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जीता था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर जीता था। मतलब सभी युद्ध बाबर ही जीता है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ, इसमें भी बाबर ही जीता था साथियों। जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया है। हमारे देश के द्वारा इसरो ने अब तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किया है। आइए इस वीडियो में हम बारी बारी से चंद्रयान के तीनों मिशनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। आने वाले सभी एग्जामों में चंद्रयान 3 मिशन से बनने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए हम सबसे पहले बारी बारी से सभी मिशनों को देखते हैं। तो सबसे पहला बार चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था। यह एग्जाम में पूछा जाएगा कि कब किया गया था लॉन्च, तो यह 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह लॉन्च किया गया था। यह एक ऑर्बिटर मिशन है साथियों। इसका कहने का मतलब यह है कि ऑर्बिटर मिशन उसे कहते हैं जो कि चंद्रमा के सिर्फ कक्षा में बाहरी चारों ओर घूर्णन परिक्रमण करती है। तो चंद्रयान प्रथम सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, इसे ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर जल की उपलब्धता के बारे में विश्व को सबसे पहले चंद्रयान प्रथम ने ही दिया था। तो चंद्रमा पर जल की उपस्थिति कौन बताया था, तो चंद्रयान फर्स्ट। याद रखेंगे, यहाँ पे रॉकेट पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट को कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 रॉकेट के द्वारा इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। PSLV C11 इसके सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। यह 22 जुलाई 2019 को यह लॉन्च किया गया था। इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल GSLV MK 3rd M1 का किया गया था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रयान 2 का कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, तो GSLV MK 3rd M1 का। और चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना था, तो 3850 किलोग्राम इसका वजन था। यहीं चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों का प्रयोग किया गया था। लैंडर का नाम था साथियों विक्रम। यह विक्रम साराभाई के याद में किया गया था। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। एक पॉइंट्स याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने से चंद्रयान 2 का क्रैश हो गया था। यह भारत के लिए काफ़ी दुखद घटना था। चंद्रयान 2 2 किलोमीटर पहले ही सॉफ्ट लैंडिंग से पहले क्रैश कर गया था। आगे हम देखते हैं, उसके बाद इसरो ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी साथियों और तीसरा बार चंद्रयान 3 लॉन्च किया। यह 14 जुलाई 2023 को हाल ही में इसका प्रक्षेपण किया गया था। पूरी लागत की बात किया जाए तो विश्व का जितना भी चंद्रयान मिशन था उसमें सबसे सस्ता और किफ़ायती चंद्रयान 3 मिशन था। इसमें लागत बजट की बात करें तो 615 करोड़ मात्र इसका बजट था। यहाँ देखते हैं कौन से रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो LV-M3M4 रॉकेट था जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। LV-M3M4 को बाहुबली या फैटमैन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी वजन की बात करें तो 642 टन इसका कुल वजन था। सफलतापूर्वक लैंड इसका आज ही हो गया है 23 अगस्त शाम 6:04 पे। शाम 6:04 पे इसका सफलतापूर्वक लैंड हो गया है 23 अगस्त को। वजन की बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन का वजन 3900 किलोग्राम है। लैंडर और रोवर इसमें उपस्थित है दोस्तों। आगे यहाँ देखते हैं कुछ फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो कि भारत के लिए काफ़ी गर्वान्वित होने वाली बात है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का देश पहला भारत बना है। तो पहला भारत ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा है। यहाँ बात करते हैं चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले कितने सारे देश हैं जो कि भारत से पहले लैंड किए हैं, तो वह देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। यह तीनों देश भारत से पहले लैंडिंग किए हैं। अगर लेकिन बात किया जाएगा कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन सबसे पहले पहुंचा है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 भारत का इसरो पहुंचा है। यहाँ ध्यान देंगे दक्षिणी ध्रुव ही भारत ने क्यों चुना और इतना कठिन क्यों है दक्षिणी ध्रुव, इसे ध्यान देखते हैं। सूर्य के किरण उपस्थित नहीं है दक्षिणी ध्रुव पर
और बहुत सारे क्रेटर और गड्ढे पाए जाते हैं और 230 डिग्री तापमान उपस्थित होता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर दक्षिणी ध्रुव पर उपस्थित है। फिर भी भारत के इसरो ने बहुत हिम्मत दिखा करके चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं जो कि चंद्रयान 3 से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चंद्रयान मिशन 3 का थीम क्या है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 का थीम था साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रोपल्सन, यहाँ पे 3 मॉड्यूल का यूज किया गया। पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, तो 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, तीसरा है रोवर मॉड्यूल। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यह अमेरिका के नागरिक थे। यहाँ देखते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर पहुँचे थे। यह 1969 में पहुँचे थे, इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों। और चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया, सीमांत गांधी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जिनका भी है वे राइट आंसर है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। यह पूछा जा सकता है कब किया गया था, तो 1987 में। और प्रथम ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। और खुदाई खिदमतगार पुस्तक यह खान अब्दुल गफ्फार खान का लिखा पुस्तक है, खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाता। और 2000 ईस्वी में हरिप्रसाद चौरसिया जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया। 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा गया हरिप्रसाद चौरसिया को। और पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसाद भी बांसुरी वादक हैं, याद रखिएगा। पूछा जाएगा पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से। और राजेंद्र प्रसाद भी बांसुरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया है 2011 के जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 17.7% 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। तो 17.7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। और बात करें हम जनसंख्या घनत्व की, तो भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताज उद्दीन फिरोज शाह की शादी किस विजयनगर के शासक की बेटी से हुआ था, यह एक इतिहास का प्रश्न पूछ दिया गया। तो देवराय प्रथम शासक थे जिनकी बेटी का शादी ताज राय उद्दीन फिरोज शाह से किया गया। देवराय प्रथम हमारा राइट आंसर हो जाता। देवराय प्रथम यह संगम वंश के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के राजा थे देवराय प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का यह तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। अगला प्रश्न पूछा गया 5वां, ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते, तो ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियन 2022 हुआ, उसमें भारत ने 34 कुल मेडल जीते हैं, जिसमें भारत का स्थान द्वितीय रहा है और पहला स्थान यह चीन को प्राप्त किया गया है। और इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया। पूछा जाएगा कि इसकी आयोजन कहाँ किया गया, तो मिस्र की राजधानी काहिरा में। और प्रथम स्थान चाइना और हमारा देश का स्थान दूसरा 34 मेडल के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये रथ यात्रा किस भगवान के लिए निकाला जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के लिए रथ यात्रा पुरी में निकाला जाता है। और पुरी में कृष्ण, सुभद्रा और बाली के लिए रथ यात्रा निकाला जाता है, याद रखेगा। और लिंगराज मंदिर पूछ दिया जाएगा तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। और रथ मंदिर पूछ दिया जाएगा तो यह जगन्नाथ मंदिर यह पुरी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। और जो भगवान जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में, इसे हम वाइट पैगोडा करते हैं और ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क टेम्पल को। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, इनमें से कौन केरल का लोकप्रिय नृत्य है, यह प्रश्न पूछा गया था और ऑप्शन में कथकली था, तो कथकली ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें तमिलनाडु में भारतनाट्यम प्रसिद्ध है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मणिपुर का त्यौहार कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया हुआ था एक मणिपुर का त्यौहार, इनमें से अगर जो भी होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। लाई हरोबा यह मणिपुर का त्यौहार है, संघाई चाप चारकूट जिसे हम बम्बू डांस कहते हैं, और गंध महोत्सव यह सभी मणिपुर का त्यौहार है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है। तो यह प्रश्न पूछ दिया गया गांधी जी से। तो अनुच्छेद 40 का संबंध गांधीवादी सिद्धांत से है, जिसमें यह लिखा गया है कि यह पंचायती राज का गठन करेगा, अनुच्छेद 40। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है। कोई भी अगर काम करता है तो उसको समान वेतन दिया जाएगा, या स्त्री हो या पुरुष। तो अनुच्छेद 39 में यह वर्णन किया गया है, समान कार्य के लिए हर व्यक्ति को समान ही वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 जिन भी भाई बहनों का था वे राइट आंसर हो जाएंगे। और यह इसकी विवेचना भाग नंबर 4 में किया गया है, यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ITCZ किससे संबंधित है। तो यह अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से संबंधित है। यह ऑप्शन में था अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यह राइट आंसर हो जाता। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह राइट आंसर हो जाएगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यह ITCZ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। आ गया था, देख लेते हैं। 2011-12 में भारत की गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुमानित प्रतिशत कितना था। तो सेंसेक्स 2011 से पूछ लिया गया एक प्रश्न। तो BPL का परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 22% ऑन एन एवरेज था उस समय, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था 21.95%। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाता, 21.95 आंसर हमारा सही होता। BPL का फुल फॉर्म देख लेते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। कर समिति का संबंध है गरीबी से संबंधित है सुरेश तेंदुलकर समिति, इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। यह हमारे पिछले शिफ्टों का जो एक्स्ट्रा फैक्ट था उसमें यह प्रश्न मैंने इंक्लूड किया था, वहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, याद रखिएगा 2001 में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। और 1950 में पहला गणतंत्रता दिवस पे लाल किला पर शहनाई बजाने का अवसर प्रदान किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। तो पूछा जाता है कि वह कौन शहनाई वादक थे जिन्हें 1950 में लाल किला पर शहनाई बजाने का अवसर मिला था। तो बिस्मिल्लाह खान उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूछा गया यह प्रश्न, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, तो उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण हमारा राइट आंसर हो जाता। और उन्हें 3 पदक, जो भारत के सर्वोच्च 3 पदक हैं वो दिए गए हैं। पद्म विभूषण 2016 में, और पद्म श्री सबसे पहले 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, उसके बाद 2016 में पद्म विभूषण दिया गया है। और भरतनाट्यम जो कि एक तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो 43B का संबंध भाग 4 से है। तो उसमें वर्णन किया गया है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना। ऑप्शन में दिया हुआ था सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना, हमारा राइट आंसर हो जाता। भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है, जो कि आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। सहकारी समिति का यहाँ प्रश्न है, तो बात करते हैं सहकारी समिति का। तो 1997वां संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया था, और 2011 ईस्वी में इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। हम यहाँ 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1986 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि वयोवृद्ध महापुरुष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुई थी, जिसके संस्थापक थे एयो ह्यूम, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी।
और इसके महासचिव पूछ दिया जाएगा तो इसके एओ ह्यूम इसके महासचिव थे। पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1986 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह पारसी प्रथम अध्यक्ष थे। तो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। तो यह सब फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। और चौथा आगे देखते हैं प्रश्न दोस्तों, हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी। तो मोहिनी अट्टम या केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हेमा मालिनी को बॉलीवुड के दुनिया में ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री हेमा मालिनी को मिला है। कब? तो यह 2000 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया हेमा मालिनी को। कथकली भी याद रखिएगा, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा कैसे करता है? तो याद रखिएगा, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली ठंड हवाओं को रोकता है, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप की हिमालय रक्षा करता है। उत्तरी ध्रुव से जितने भी ठंडी शीतल हवाएं आते हैं वे हिमालय रोककर भारत को रक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से आप आंसर ऑप्शन के अनुसार बना सकते थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और उन्हीं 11 में से एक गलत दे दिया हुआ था, तो वह उसका राइट आंसर हो जाता। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। आगे प्रश्न पूछा गया सेकंड शिफ्ट में दोस्तों, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दूध ताली पहाड़ी है, जो कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और यह रामगंगा नदी हेली नेशनल पार्क, जो कि अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो रामगंगा नदी हेली नेशनल पार्क से बहती थी, इसलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो दूध ताली पहाड़ी से रामगंगा नदी निकलती है। राइट आंसर हमारा दूध ताली पहाड़ी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया, छऊ लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह 3 राज्यों का लोक नृत्य है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तीनों में यह नृत्य किया जाता है। छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह पूछा गया 15 मई 2022 को मानिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह को चुना गया था 15 मई 2022 को। त्रिपुरा राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक फैक्ट याद रखेंगे, क्लाउडेड नेशनल पार्क यह भी त्रिपुरा राज्य में है। कई बार पूछा गया है क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह त्रिपुरा राज्य में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा आगे शिफ्टों में, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ प्रस्तावना का भाषा है, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जबकि प्रस्तावना यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, यह वाइमर संविधान जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को हम वाइमर कहते हैं। आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से है, इसे याद रखिएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था दोस्तों। यह किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो उस समय वायसराय भारत के लॉर्ड लिटन थे। तो यह पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन। 1878 में लागू किया गया। और समाप्ति किसके समय किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय समाप्ति किया गया था। और रिपन से एक फैक्ट याद रखिएगा, नियमित जनगणना पूछा जाएगा तो 1881 से नियमित जनगणना भारत में शुरू किया गया था। और पहली बार जनगणना पूछा जाएगा तो लॉर्ड मेयो 1872 में किया था। लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिसका हत्या भारत में अंडमान में किया गया था। आगे देखते हैं। उससे पहले साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को कौन सा पदक जीता है? तो यह प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इजी सवाल है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था जापान में, उसमें मीराबाई चानू द्वारा वेट लिफ्टिंग में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता गया। सिल्वर मेडल हमारा राइट आंसर हो जाता, और 49 केजी भार वर्ग में जीते थे। यह पूछा जाएगा मीराबाई चानू द्वारा कितने भार वर्ग में जीता गया, तो 49 केजी भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक रजत पदक जीते थे मीराबाई चानू। यह पूछा जाता है कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर राज्य से संबंधित है मीराबाई चानू। अगला प्रश्न देखते हैं, राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित पुस्तक में किसके इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में वर्णन राजतरंगिणी पुस्तक में किया गया है। कश्मीर का इतिहास हमारा राइट आंसर हो जाता। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। यह प्रश्न आगे पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी पुस्तक किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में यह रचित है दोस्तों। और फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया है? तो जैनुल अबूदीन किए थे फारसी भाषा में राजतरंगिणी का अनुवाद। आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा गया एक आर्ट एंड कल्चर से, गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। मणिपुर राज्य से पिछले फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है प्रश्न, इसलिए सभी प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। चापचारकूट यह मणिपुर का डांस है। चापचारकूट यानी कि बम्बो डांस, यह मणिपुर राज्य में किया जाता है। संगई त्यौहार, संगई फेस्टिवल भी मणिपुर राज्य से है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 121 मिलियन भारत की जनगणना 2011 के अनुसार थी। अब भारत की जनगणना का 2011 का थीम क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। थीम क्या था 2011 का? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। अब यह 2 चरणों में कुल संपन्न किया गया था। ICAR के एग्जाम में यह पूछा गया कि कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो राइट आंसर हमारा 2 चरण हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आशागिरी बाई का संबंध किससे है? तो आशागिरी बाई का संबंध पूछ दिया गया, तो ध्रुपद पिंडवानी गायन से संबंधित हैं आशागिरी बाई। हमारा राइट आंसर ध्रुपद पिंडवानी गायन हो जाएगा। अगर यह पूछा जाएगा तीजन बाई का संबंध किससे है, यह काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है। तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और गिरजा देवी का संबंध ठुमरी से है। गिरजा देवी जी को ठुमरी की रानी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यह प्रश्न पूछा गया, गोगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? या फिर यह सवाल पूछा गया था, गोगा नवमी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अगर यह पूछा गया होगा गोगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाता। और अगर यह पूछा गया होगा कि गोगा नवमी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। जैसा क्वेश्चन था वैसा आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। समान मेघों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोनेप समान मेघों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। हमारा राइट आंसर आइसोनेप हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते हैं, समान लवणता को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाईलाइन कहते हैं। आइसो हाईलाइन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2011 के जनगणना अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार 68 से लेकर 70% ग्रामीण जनसंख्या थी। वहीं अगर भारत के शहरी जनसंख्या की बात किया जाए तो 32 से 31% जनसंख्या शहर में निवास करती थी। यह प्रश्न पूछा गया पिछले शिफ्टों में, दशकीय वृद्धि दर कितना था? तो 17.7% भारत का 2011 का दशकीय वृद्धि दर था। 17.7 हमारा राइट आंसर हो जाता। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 के कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। यही याद रखिएगा, विटामिन B3 को हम रासायनिक नाम नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 को रासायनिक नाम थायमीन कहते हैं। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में डॉक्टर CV रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और यह भौतिकी के क्षेत्र में मिला था इन्हें।
और याद रखिएगा साथ में भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था और सीवी रमन जी को ही पहली बार मिला था 1954 में। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1901 से की गई थी और यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया गया है। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक थे? तो डायनामाइट, यहाँ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको बिल्कुल स्किप ना करें। लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है लाहौर नृत्य। और मेघालय से और भी त्यौहार देख लेते हैं कौन कौन से हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नोक्रेम त्यौहार, वांगला उत्सव, चिरोबा नृत्य, खासी त्यौहार, यह चारों त्यौहार भी मेघालय के हैं। याद रखिएगा, लाहौर, नोक्रेम, वांगला, चिरोबा नृत्य और खासी त्यौहार यह मेघालय से संबंधित है। अगला प्रश्न आगे बढ़ जाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन VVI हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन हुआ था। तो यह लखनऊ में हुआ था, इन दोनों का एक साथ अधिवेशन, और 1916 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी और इसकी पहली बैठक में ढाका में हुई थी दोस्तों। आगे प्रश्न देखते हैं, सिरोय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो सिरोय हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है और नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु और केरल राज्य के सीमा पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारा यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और यह हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको जरूर लाभ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो थॉमस मुनरो और रीड नामक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किए थे और यह खास करके मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं महलवाड़ी व्यवस्था, यह भी याद रखिएगा, महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत होल्ट मैकेंजी किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो 13 मई 1952 में लोकसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ किया गया था, 13 मई 1952। और लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, इसे भी ध्यान रखिएगा, 552। और वहीं राज्यसभा की बात किया जाए तो 250 इसकी अधिकतम सीटों की संख्या है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो डिवाइन टाइड्स के लिए रिकी केज को, हाल ही में करंट अफेयर का प्रश्न है, उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड डिवाइन टाइम्स के लिए दिया गया है साथियों। और याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब तक रिकी केज को कुल 3 बार ग्रैमी अवार्ड प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में रज पर्व मनाया जाता है, यह महिलाओं की मासिक धर्म चक्र पे यह पर्व है। और धानु यात्रा भी याद रखिएगा, यह ओडिशा का एक पर्व है। और रथ यात्रा यह भगवान जगन्नाथ के याद में निकाला जाता है, इसे याद रखिएगा, रथ यात्रा झानु यात्रा ओडिशा का पर्व है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, फुटबॉल मैच की अवधि कितना होता है? यह काफ़ी इजी सवाल है। 90 मिनट का फुटबॉल की अवधि होता है, 45 मिनट का खेल खिलाया जाता है, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद। आगे देखते हैं, 11 खिलाड़ी फुटबॉल मैच में कुल होते हैं और 11 क्रिकेट में भी होते हैं एक टीम में। और सबसे अधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, सम्मान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 44 से सम्मान नागरिक संहिता का संबंध है, यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, वह राज्य है गोवा। और समान नागरिक संहिता का भाग नंबर 4 से है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और यह भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से निहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह जो कि आरा के हैं, यह भारत में बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अब बीडी सावरकर ऐसे नेता थे जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांति को कहे थे। और बेगम हजरत महल जी थे, वे लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे और साथ ही याद रखिएगा बरेली में नेतृत्व खान बहादुर जी कर रहे थे।
अगला प्रश्न, विंबलडन 2023 पुरुष ओपन टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है? यह करंट अफेयर का हाल ही का प्रश्न है। 2023 विंबलडन पुरुष ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज जो हैं स्पेन के एक प्लेयर हैं, उन्होंने विंबलडन 2023 जीत लिए हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन पुरुष की बात किया जाए तो यह नोवाक जोकोविच जीते हुए हैं। और विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीते हैं? तो मार्केटा बोंड्रोसोवा यह महिला एकल का टूर्नामेंट जीत लिए हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चार ट्रॉफी होता है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, चौथा यूएस ओपन। पहला जो है रेड और लास्ट में जो है यूएस ओपन, यह दोनों रेड कोर्ट पे खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे। और राफेल नडाल को हम किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं करंट अफेयर का, स्पोर्ट्स से यह प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक गोल्फ की एक खिलाड़ी हैं। और याद रखिएगा, राइडर कप गोल्फ में दिया जाता है और सर्किट कप यह भी गोल्फ खेल से ही संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की विधि, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए तीनों याद रखेगा। और प्रस्तावना की भाषा अगर पूछ लिया जाएगा तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में निहित किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, विपर्जॉय चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो हाल ही में विपर्जॉय चक्रवात अरब सागर में आया है, इसका नामकरण बांग्लादेश देश के द्वारा किया गया। विपर्जॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। अरब सागर की रानी पूछ लिया जाएगा, स्टैटिक जीके का एक प्रश्न है, कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 17, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी में मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री की बात किया जाए तो यह राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ल्यूनहोक ने जीवित कोशिका का खोज किए थे। और साथ ही बैक्टीरिया का भी खोज ल्यूनहोक के द्वारा किया गया था। और यह याद रखें, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ हाल ही में सिद्धार्थ शर्मा जी को बनाया गया है। सिद्धार्थ शर्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वीवी सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूट्यूब के सीईओ पूछ दिया जाएगा तो नील मोहन यूट्यूब के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो सभी सब्जेक्ट से एक एक दो प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए आप हमारे प्लीज़ इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मर्रे हुपर ने कोबोल का आविष्कार किए थे। ये कोबोल जो है बिजनेस लैंग्वेज है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखिएगा, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाग कितने में नगर पालिका का वर्णन किया गया है? तो भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और भाग 9 की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत है। और 9B में सहकारी समिति है। 9 ग्राम पंचायत और 9A नगर पालिका और 9B सहकारी समिति, यह सभी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल थी, इसे याद रखेगा, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजिनी नायडू से एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेगा, भारत का कोकिला उपनाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और साथ ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी सरोजिनी नायडू को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न 22, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, काफ़ी आसान सवाल है, बोध गया में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी निर्वाण कब मिला था?
तो यह निर्वाण उनको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मिला था। याद रखिएगा कुशीनगर कहाँ है, तो यूपी में है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में मिला था। और 23 नंबर प्रश्न आगे देखते हैं, शरीर में किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है? तो शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो पुरुष को हार्ट अटैक हो जाता है। याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट अटैक होता है। और टीबी नामक रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG टीका टीबी नामक रोग के निवारण के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न 24, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी नेता कहा गया है। वहीं याद रखिएगा लोकमान्य किन्हें कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा गया है। अब बाल गंगाधर तिलक का एक नारा काफ़ी प्रसिद्ध है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और लोकनायक किन्हें कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 25, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस देश के द्वारा अब तक कितने बार फीफा वर्ल्ड कप जीता गया है? तो अब तक फ्रांस के द्वारा फीफा वर्ल्ड कप मात्र 2 बार जीता गया है, और वह 1998 में और उसके बाद 2018 में 20 साल के बाद जीता गया है। याद रखिएगा 1998 और 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस। और इस बार जो 2022 में उप विजेता टीम रहा है फ्रांस। और विजेता टीम की बात किया जाए तो अर्जेंटीना इसका विजेता टीम रहा है, जिसके कप्तान लियोनेल मेसी थे और फ्रांस के कप्तान थे एम्बापे। यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि आपके इसमें से कितने राइट हुए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इस वीडियो को पुनः देखें। धन्यवाद।